गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 13.1 ठीक है, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमने दो तरह के फॉर्मूले पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक हमने पढ़ा था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी तरह से हमने घनाभ के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हम बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने कर लिया है। तो मुझे बताइए, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास आखिरी जो उत्तर आया, जब आपने इस क्या कहते हैं इसको, ये जो प्लास्टिक का जो भी डब्बा था, इस डब्बे को जब आपने पूरे डब्बे में से जब आपने छत के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया था, उसके बाद जो क्षेत्रफल आया था वो कितना था? आपने नोट किया होगा अपनी नोटबुक में, जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया था पिछले कल मेरे साथ पिछली क्लास में, जो एंड तक क्लास में बने रहे थे, उन्होंने लिखा होगा कितना क्षेत्रफल आया है बच्चों। चलो, अगर आपने उसको नहीं लिखा है तो आप मुझे इतना बता दो कि पूरे डब्बे का क्षेत्रफल कितना था, कुल क्षेत्रफल कितना था पूरे डिब्बे का? आप में से किसी ने नोट नहीं किया था क्या? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर देख लेती हूँ एक बार। अगर आपने नोट किया है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं किया है तो फिर मैं यहाँ पर देखती हूँ, 1 मिनट, ठीक है, वेट कीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पूरे डिब्बे का जो क्षेत्रफल था वो था 7.325, और जो ऊपर की जो छत है उसका जो क्षेत्रफल था वो था 1.875। हमने क्या करना है, पूरे में से छत को हमने माइनस करना है। क्यों माइनस करना है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारे पास एक घनाभ के आकार का डिब्बा है, उस घनाभ के आकार के डिब्बे में क्या हुआ, तो उसमें हुआ यूं कि उन्होंने कहा कि ये डब्बा जो है इसको इन्होंने प्लास्टिक की शीट से कवर करना है। ठीक है, प्लास्टिक की शीट से कवर करने को कहा, लेकिन इन्होंने एक और कंडीशन हमें दे दी कि प्लास्टिक की शीट से इस डब्बे को कुछ इस तरह कवर करो कि जो आपका छत है, इस डब्बे का जो ऊपरी हिस्सा है वो खुला रहे। तो हमने कहा कि अगर कभी ऐसा होता है कि आपके घनाभ में, आप सभी को पता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बिल्कुल, घनाभ हो या घन हो, कुल मिलाकर के 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतह होती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है, 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिस कमरे में आप बैठे उसमें भी 6 है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं 6 होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस डब्बे के, अगर ये डब्बा घनाभ के आकार का है तो डब्बे के भी तो 6 ही पृष्ठ होंगे, पर ये कह रहे हैं कि जब डब्बे को ढकना है, जब डब्बे को प्लास्टिक की शीट से कवर करना है, तो इसके 6 पृष्ठों को मत लो, बल्कि जो छत है उसको इग्नोर करो, ऊपरी हिस्से को मत ढको। तो अगर ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए साफ मना कर दी है तो हम कहेंगे कि अब इसमें टोटल कितने पृष्ठ हैं जो यूज हो रहे हैं, बताइए फटाफट से। 5। 5। ठीक है, 5 पृष्ठ हैं जो इसमें यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि डब्बे को इस तरह से ढकिए कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको नहीं ढकना है, बाकी जो इसके 5 हिस्से हैं उनको आप चाहे तो ढक लो। ठीक है, तो मतलब हम जो है वो 5 ही पृष्ठ यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जब हम कभी भी अपने पूरे के पूरे, चाहे वो घन हो चाहे वो घनाभ हो, 6 के 6 पृष्ठों को यूज कर रहे होते हैं, तो हम जो है उसका कुल क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और अगर हम 4 पृष्ठों को यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आमने सामने और दाएं बाएं को यूज कर रहे हैं, ऊपर और नीचे के पृष्ठ को अगर हम यूज नहीं कर रहे होते तो हम कौन सा वाला क्षेत्रफल निकालते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ तो निकालेंगे, लेकिन पृष्ठ में भी दो तरह के हैं। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आपके पास पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है, लेकिन जब आपको कहा कि सिर्फ 4 ही सरफेस, 4 ही हिस्सों का निकालो, जैसे कि 4 दीवारें,
आगे पीछे और आमने सामने, सॉरी आगे पीछे दाएं। पृष्ठीय तो पृष्ठीय ठीक है, लेकिन एक शब्द उसके आगे जुड़ेगा, उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जब भी आपको ऐसा सवाल आता है कि हमने जो यूज करना है अभी के लिए वो हमने 4 ही दीवारों को यूज करना है और कुछ भी यूज नहीं करना है, तो हम कहेंगे कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लेकिन ये जो सवाल यहाँ पर था ये बहुत ही अलग सवाल था, क्योंकि इसमें आपको बोला है ना तो 6 पृष्ठ ना तो 4 पृष्ठ, बल्कि यहाँ पे इन्होंने 5 पृष्ठों के या फिर 5 सरफेसेस की बात की, 4 दीवारें और नीचे वाला हिस्सा। क्योंकि ऊपरी हिस्से को तो कह रहे हैं इग्नोर करो, ऊपरी हिस्से को छोड़ दो, डब्बे को ढकना है तो ऊपरी हिस्से को छोड़ दो। तो कितने पृष्ठ बच गए? ऊपरी हिस्से को अगर हम भूल जाएंगे तो 5 पृष्ठ बचेंगे, क्योंकि टोटल 6 होते हैं, 6 में से 1 माइनस करो तो 5 बचेंगे। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि 6 पृष्ठ के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है और 4 पृष्ठ के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वैसे 5 पृष्ठों के लिए बात अगर हम करें घनाभ की तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम 6 पृष्ठों का फॉर्मूला अलग से, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा टोटल होता है, पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग से निकाल लेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो आपके 6 पृष्ठ है मतलब इस पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाल लो और उसके बाद एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग से निकाल लो। पूरे डब्बे का निकालेंगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक पृष्ठ का निकालेंगे किस वाले का, जिसको इस्तेमाल नहीं करना है, जिसको हमने यूज नहीं करना है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग से निकालो जिसे हमने यूज नहीं करना है। फिर क्या कर दो, 6 पृष्ठ के क्षेत्रफल में से उस एक पृष्ठ के क्षेत्रफल को माइनस जब आप करेंगे तो खुद ब खुद आपके पास कितने पृष्ठ आ जाएंगे, कितने पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो यही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, सेम हमने यहाँ पर भी किया था कि जब हमने क्या किया, जब हमने इस पूरे डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला तो वो आया था 7.325। जिन बच्चों ने ये चीज मिस की है वो प्लीज पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना या फिर क्लास के अंत में रुक जाना। ठीक है, तो पूरा निकल गया था ये। और जब हमने देखा कि ऊपरी हिस्से को इग्नोर किया जा रहा है, जो छत है, जो डब्बे का ऊपर वाला हिस्सा है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो हमने उसका भी क्षेत्रफल निकाल दिया था जो कि इतना आया था। ठीक है, अब पूरे में से 6 पृष्ठों में से इस एक पृष्ठ को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास खुद ब खुद 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको माइनस कीजिए, तो ये है आपके पास 7.325, इसमें से माइनस कर देंगे 1.875, तो 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 12 में से 8 गए 4 और 5.75 ठीक है 5.7 मैम 5.45 इसको 45 मत पढ़ना, इसको कभी भी बच्चों 45 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं 5 पॉइंट या 5.45। ठीक है, दशमलव के बाद के जो अंक है उनको हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं पढ़ूंगी 7.325, इसको मैं पढ़ूंगी 1.875, तो इसको हम पढ़ेंगे 5.45। ये निकल गया है हमारा क्षेत्रफल कितने पृष्ठों के लिए, तो 5 पृष्ठों के लिए, मतलब सामने चारों दीवारें और नीचे का हिस्सा, डब्बे की चारों दीवारें और नीचे का हिस्सा। ऊपर वाले को इग्नोर करना था, इग्नोर मतलब माइनस करना था तो माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया। सेंटीमीटर था या मीटर था, देखिए जरा फटाफट से अपने बुक में। मैम मीटर। मीटर है क्या? मैम मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा डिब्बा है क्या? नहीं, हाँ मीटर है, ठीक है सॉरी मीटर है। तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया इतने मीटर का। अब इन्होंने, ये था इसका पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट था कि आप क्या करो, इसका क्षेत्रफल निकालो, निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं अगर इन्होंने इस प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करके इस डब्बे को ढकना है, तो अगर ये इस पूरे डिब्बे के, ठीक है, अगर ये इस पूरे डिब्बे के 1 मीटर स्क्वायर हिस्से को प्लास्टिक शीट लगाते हैं, मान लो 1 मीटर स्क्वायर हिस्सा उसका इतना है, अगर अभी मैंने अपने डब्बे में सिर्फ इतनी ही प्लास्टिक शीट लगाई है, तो ये कह रहे हैं 1 मीटर प्लास्टिक शीट के हमें 20 रुपए चाहिए। मेरा डब्बा तो कितने मीटर स्क्वायर का है बताओ जरा? 6 6 कैसे? डिब्बे का क्षेत्रफल निकाला ना अभी, अभी तो देखो हमने निकाला तो है 5.45। 5.45। चार 5। तो
अगर इस डिब्बे के 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टिक शीट लग रही है तो 20 रुपए ले रहे हैं, पर मेरा डिब्बा तो इतने मीटर स्क्वायर का है, तो इतने मीटर स्क्वायर को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कितने पैसे लगेंगे? बताइए क्या करें? मल्टीप्लाई। मैम मल्टीप्लाई। मैम 20 को इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपके सवालों को हल करने में बहुत काम आएगा। कभी भी अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी हो, ये पता करना हो कि जो काम हमें करने के लिए दिया गया है उस काम को करने के लिए कुल कितना पैसा लगेगा, तो कैसे निकालते हैं? जो भी आपका क्षेत्रफल निकल रहा है उस क्षेत्रफल की आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे किसके साथ? उसके साथ जो आपको 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए दिया गया होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा गया तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखते, तो 1 के लिए आपको 1 मीटर स्क्वायर कर लो या स्लैश लगा के चलो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, यहाँ पे ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। इसके लिए जो भी मूल्य लगता है उस मूल्य को अगर आप क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, कुल मूल्य निकल जाएगा। कुल मूल्य निकालना है मैंने, मुझे नहीं पता कि टोटल पैसा मुझे अभी कितना देना पड़ेगा इस प्लास्टिक की शीट से डब्बे को ढकने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, अपनी उस प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल मुझे पता है कि ये जो है वो 5.45 मीटर की है, और इसको अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 20 रुपए लग रहे हैं तो इतने मीटर स्क्वायर को 20 से गुणा करो तो हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कीजिए इसको गुणा और बताइए क्या आंसर आ रहा है। 545 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 तो 1 9, 5 दूनी 10 तो 1 11, नहीं 10, तो ये मेरा आया 1090। ठीक है, क्यों आया 1090? क्योंकि अभी मैंने इस 545 की गुणा 2 से की है, 20 से करनी है। इस 0 को मैं भूल गई थी जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा उत्तर आ जाएगा तो उसमें मैं यहाँ की एक एक्स्ट्रा 0 लगा दूंगी। तो असली उत्तर ये है। ठीक है, असली उत्तर क्या है? असली उत्तर है 10,900 रुपए। लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि ये वाली संख्या दशमलव वाली है, तो अगर यहाँ पर दशमलव लगा है तो बताइए उत्तर में कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा? मैम दो जीरो के दो बाद। अंक वो भी पीछे के। अभी 2 के बाद मैम 2 10 के अंकों से बीच में। पहले। ठीक है, 2 अंकों से पहले। क्यों? क्योंकि हमारी जो संख्या है इसके भी 2 अंकों से पहले दशमलव लगा है। इस संख्या में तो दशमलव है ही नहीं, तो इसको भूल जाओ। मतलब 2 अंकों से पहले, और अंक कहां से गिनते हैं? पीछे से गिनते हैं। तो एक अंक ये, दूसरा अंक ये, यहाँ पर लगेगा दशमलव। और दशमलव के बाद की जो 0 होती है उनको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको लिख सकते हैं कि कितने रुपए? तो 109 रुपए है तो आपका यहाँ पर खर्चा आने वाला है। अगर आप इस डब्बे को प्लास्टिक की शीट से ढक रहे हो और ऊपर वाले हिस्से को खुला रखना चाहते हो तो आपको टोटल 109 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं था। पहले हमने पूरे का क्षेत्रफल निकाला, फिर जिस चीज को कहा इग्नोर करो उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर टोटल में से उस इग्नोर की गई चीज को कर दिया माइनस, जो भी आया वो हमारा क्षेत्रफल, बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल होता है। फिर टोटल कॉस्ट निकालने को बोला था, तो मूल्य के लिए ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला जिन बच्चों ने लिख लिया है वाई टाइप करें, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है लिख लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आने वाला है ये आपके। ठीक है, कि कुल मूल्य निकालना हो तो क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो मूल्य दिया है उससे गुणा किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे आपकी 3 चीजें निकलेंगी। एक तो आपका कुल मूल्य निकलेगा, दूसरा कभी मान लो आपको इन्होंने कहा कि कुल मूल्य दिया है, कुल मूल्य मान लो आपको दिया है 1000 रुपए। ठीक है, और आपको जो है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कहा कि 10 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकोगे? यहां से आप क्षेत्रफल भी निकाल सकोगे। क्या करेंगे हम? क्षेत्रफल को अकेला छोड़ेंगे, 10 को उठा के यहां भेज देंगे और आपका जो भी कट के आंसर आ गया 100, तो इसका मतलब 100 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इस एक फॉर्मूले से आप बहुत सी चीजें निकाल सकते हो। सिर्फ ये मूल्य के लिए, कॉस्ट के लिए नहीं है, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए या फिर इसको निकालने के लिए भी ये फॉर्मूला काम में आता है। 3 चीजें इससे निकलती हैं, इसलिए मैंने इसको फॉर्मूले का रूप दे करके आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, चलिए तो अभी इसको मिटाते हैं और करते हैं अपना। मैम जी नमस्ते। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते। अभी करते हैं अपना अगला सवाल। ठीक है,
और मैं फिर से कह रही हूँ, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट होगा वो क्लास के एंड में रुक के मुझसे फिर से पूछ लेना, क्योंकि पिछली क्लास में भी इसको किया था, तो इस क्लास में दोबारा से नहीं हम इसको करेंगे, ठीक है, या तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में आपको कहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी 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 है, और ये क्या कर रहे हैं, तो ये इस कमरे की दीवारों को और इस कमरे की छत को पेंट कर रहे हैं, सफेदी कर रहे हैं, बस इतना ही, ठीक है। तो अब इसकी अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है तो इट मींस ये जो कमरा है ये किस आकार का है, ये एक घन है या एक घनाभ है, सोचिए। और घनाभ है, बिल्कुल सही, क्योंकि घनाभ के पास, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। अगर ये एक घन होता तो इसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो अभी ये कह रहे हैं कि एक कमरा है, इस कमरे की 4 दीवारें, एक दीवार ये दाएं बाएं की, 4 चौथी, तीसरी सामने वाली, चौथी पीछे वाली, 4 दीवारों को इन्होंने करना है पेंट। 4 दीवार के साथ साथ ये छत को भी क्या कर रहे हैं, सफेद रंग कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस डब्बे के पास तो 6 सतह है, 6 पृष्ठ है, पर ये कितनी सतहों को कलर करने की बात यहां पर कर रहे हैं। चलो इसका आंसर दो। इस कमरे में 6 सतह है, लेकिन कितनी सतह को ये सफेद करने की बात कर रहे हैं? 6। मैम 3। नहीं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। मैम 4। इस कमरे की दीवारों और छत, बताओ अब। मैम 2। नहीं, देखो दीवारें कितनी होती हैं? मैम 3। मैम दीवार और 5। एक छत। दीवारें बस, अच्छा छोड़ो, बस इतना बताओ, दीवारें कितनी? मैम 4। 4। 4। और छत को भी करना है सफेद रंग, तो एक छत भी आ 5। जाए 5। मैम 5। ठीक है, वेरी गुड। 5 सतहों को कलर करने की बात ये कर रहे हैं कि 5 सतह मतलब 4 दीवार हो गई और एक छत हो गया। हमने क्या करना है, इनको कलर करना है सेम पिछले सवाल की तरह। पिछले सवाल में उन्होंने कहा था कि डब्बे को ऊपर से खुला रखो। इस सवाल में कह रहे हैं कि इस कमरे में फर्श को इग्नोर करो, ठीक है। किसको इग्नोर करो? फर्श को, क्योंकि कह रहे हैं कि हमने फर्श को नहीं कलर करना, फर्श को हम सफेद नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने छत और इस घर की 4 दीवारों को ही सफेद करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, कौन बताएगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? बस ऊपर ऊपर से बताओ, मोटा मोटा बताओ कि क्या करें, पहले क्या करें? पहले मैम लंबाई, क्षेत्रफल चौड़ाई। निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मैम क्षेत्रफल। पहले दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस। एक मिनट, एक एक करके बोलिए, अभी बहुत से बच्चों की आवाजें समझ नहीं आया मुझे। पहले हम, मैम क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। ठीक है, किसका क्षेत्रफल? मैम दीवारों का अलग और छत का अलग। नहीं, थोड़ा सा गलत है। दीवार और छत का एक ही क्षेत्रफल। नहीं, पहले हम पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। मैम कमरे का क्षेत्रफल। पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? छत का। नहीं बेटा, छत का नहीं, छत को तो हमने कलर करना है, मैम दीवारों का। दीवारों को भी कलर करना है। दीवारों का हो गया, पूरे इसका निकाल दिया। मैम बेस का। फर्श का, बिल्कुल सही, बेस का। कि हम किसका निकालेंगे? हम फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि फर्श को इग्नोर करने के लिए कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि पूरे कमरे में से फर्श को कलर मत करो, 4 दीवारों को भी कलर कर दो, छत को भी कलर कर दो, पर फर्श को कलर मत करो। तो मैंने कहा था कि कैसे निकालना होता है, पहले तो पूरे कमरे का निकाल लो, 6 की 6 सतह मतलब पूरे कमरे। मैम जी मैं क्लास लेफ्ट कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है बेटा, अगर काम जरूरी है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, पर अगर ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। तो क्लास को अटेंड करें, ठीक है। देखो, अगर हम 6 सतहों का निकालेंगे पहले, फिर उसमें से किसका नहीं निकालना है, सॉरी किसको नहीं कलर करना है, तो फर्श को हमने, फर्श को कलर नहीं करना तो फर्श का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब एक सतह कौन सी हो गई? फर्श। और इन दोनों को कर देंगे आपस में माइनस, तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? 4 दीवारों का और एक छत का। क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल हमने पूरे में से माइनस कर दिया है, तो अब फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास नहीं बचा, सिर्फ दीवारों का और
छत का बचा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ 5 ही सतह यूज होती है, क्या करना चाहिए, पहले तो पूरा निकाल लो, इसको भी साथ में इंक्लूड करो, 5 नहीं बल्कि 6 के 6 सतहों का निकाल लो। ठीक है, फिर उस एक सतह का भी निकालो जिसको आपने इग्नोर करना है, जैसे कि फर्श, फर्श को कलर नहीं करना तो फर्श का क्षेत्रफल भी निकालो, फिर पूरे में से फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर दो और आपके पास क्षेत्रफल खुद ब खुद उतना ही आएगा जितना आपको चाहिए। ठीक है, तो पूरे का निकालना तो आप सभी को आता होगा, पर अगर मैं बात करूं फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो फर्श एक आयत है। क्यों है आयत? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा घनाभ होता है वो आयत से बनता है, 6 आयत मिलकर के एक घनाभ बनाते हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये एक आयत है तो इस आयत के पास कौन कौन सी विमाएं हैं? हमें पता है 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आप मुझे बताएं इस आयत के पास कौन कौन सी है? ये क्या है इसकी? मैम चौड़ाई। नहीं बेटा, मैम लंबाई। लंबाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। और बाकी बताइए, ऊपर वाली ये जो है ये चौड़ाई मैम। ये चौड़ाई। चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई है। तो ये आपकी जो मैंने लाल रंग से दर्शाई ये आपकी लंबाई है, और जो आपकी नीले रंग से दर्शाई ये चौड़ाई है। तो अगर मुझे फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। बिल्कुल सिंपल और बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हमें पता लग गया हमने इस सवाल में क्या करना है, पहले तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर फर्श का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पूरे में से फर्श को कर देंगे माइनस। पूरे कमरे का क्षेत्रफल हमें आता है जो कि होता है 2। उसके बाद बताइए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैम 5 + 4। ऐसे नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला। मैम L 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जहां पर L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, और H का मतलब है हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले तो पूरे कमरे का। तो चलिए, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या क्या है। तो मैंने देखा लंबाई हमारे पास है 5 मीटर, चौड़ाई हमारे पास है 4 मीटर। 4 मीटर, और ऊंचाई हमारे पास है 3 3 मीटर। मीटर। ठीक है, 2 का 2 ऐसे कैसा रहेगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, मतलब कि 5 को 4 से गुणा करना है, चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करना है, मतलब कि 4 को 3 से गुणा करना है, ऊंचाई को लंबाई से गुणा करना है, मतलब कि 3 को अब 5 से गुणा करना। ये फॉर्मूला है। जिस भी बच्चे ने पिछले क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देखें। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, कैसे बना, सब कुछ हम सीख के आए हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व और बताइए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 अभी के लिए ऐसे का ऐसा ही रहेगा बाहर, ऐसे का ऐसा। और बात करें इसकी तो 5 चौके 20, 4 तिये 12, 3 पंजे 15, 15 और 2 का 2 ऐसे का ऐसा। इनको जमा कीजिए तो 5 6 7, 2 3 4 47, और इसको गुणा कर लो, 2 को 47 से गुणा कर लो तो 94 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 94 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम फर्श का क्षेत्रफल। तो आपने ही बताया अभी कि हमारा जो फर्श है उसके पास एक लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई फर्श के पास नहीं होती क्योंकि फर्श ऊंचा थोड़ा ना होता, फर्श तो बिल्कुल नीचे है, तो इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, पर ऊंचाई नहीं होगी। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई अगर इसके पास है तो लिख लीजिए यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल L गुणा में B, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई कहाँ से लेनी है, तो वो यहीं से लेनी है। ठीक है, जो आपको दी गई थी, लंबाई है 5, चौड़ाई है 4, तो यहाँ से फर्श का क्षेत्रफल आ गया है 20 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कुल क्षेत्रफल में से फर्श के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 74। ठीक है, एक मिनट, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ से क्वेश्चन को समझिए, आपको कोई डाउट होगा तो आप क्लास के एंड में रुक के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 दीवारों प्लस छत का क्षेत्रफल, सॉरी छत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो टोटल में से कुल क्षेत्रफल में से अगर फर्श के क्षेत्रफल की माइनस करा दी जाए, कुल क्षेत्रफल माइनस
फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बिल्कुल ही शॉर्टकट में इसको मैं लिख रही हूँ, समझ जाइएगा आप। कुल में से फर्श को माइनस करो, मतलब कि 94 में से 20 को माइनस करो तो 74 आ जाएगा। 74 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्षेत्रफल आ गया। ये क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल है जितना आपको चाहिए था, मतलब जितना आपने काम करवाना है। आपने काम करवाना है 4 दीवारों पर और अपने छत पर, फर्श पे काम नहीं करवाना है। तो ये आपके लिए टोटल क्षेत्रफल है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है आपकी दीवारों और छत का। तो ठीक है, ये हमने पहले क्या किया, पहले तो हमने उतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया जितने हिस्से पे हम काम करवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल अकेला नहीं निकालना है, बल्कि कॉस्ट भी निकालनी है, मूल्य भी निकालना है कि अगर हम इतने मीटर स्क्वायर पर काम करवा रहे हैं तो बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा, कुल मूल्य निकालना है। कुल मूल्य को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल की गुणा कर देंगे किसके साथ, जो आपको 1 मीटर स्क्वायर के लिए पैसे बताए हैं उसके साथ। तो करिए गुणा और बताइए। चलो पहले मुझे मूल्य बताओ, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है। जी 1000 1000 मैम 4 मीटर स्क्वायर। नहीं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना, आपको पैसे कितने बताए हैं क्वेश्चन में, देखो 7 दशमलव कुछ। अभी 7.50 7.50, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर आप कमरे के 1 मीटर स्क्वायर मतलब इतने से हिस्से पे कलर करवाओगे, सफेदी कराओगे, तो आपको 7.50 रुपए देने पड़ेंगे। कितने हिस्से के लिए, तो इतने से हिस्से के लिए। कितने मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए। और हमारा जो कमरा है वो तो 74 मीटर स्क्वायर का है ना। मतलब जितने भी हिस्से पे हमने पेंट करवाना है वो पूरा का पूरा हिस्सा तो 74 मीटर स्क्वायर का है। तो अगर 1 मीटर के लिए इतने पैसे लग रहे हैं तो 74 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लगेंगे, उसको निकालने के लिए 74 की गुणा हम इन पैसों से कर रहे हैं और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए बताइए, जिसने भी गुणा कर दिया मुझे बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट से। मैम 555। 555, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको करते हैं अब सॉल्व। 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, 37 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 28, 49, 50, 51 आ जाएगा। 0 आ गया, साथ में 8 जोड़ेंगे 5, 3 1 4 1 5 और 5 का 5, 5 5 0 आया। अभी देखिए, तो अभी के लिए मेरा आंसर आया 5 5 5 0। जब मैंने 74 की गुणा 75 में की, लेकिन मैंने देखा कि इसके पास तो एक 0 भी था पहले से पड़ा हुआ, तो वो तो मैंने यहाँ पे लाया ही नहीं। तो जब आप किसी भी 0 को भूलते हो जानबूझकर, गुणा करते वक्त इस 0 को आपने शामिल नहीं किया, तो उत्तर में इसको जरूर शामिल करना है। अगर आपने इस 0 को यहाँ पर नहीं लिखा था तो आंसर में इसको जरूर लिखें। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। लेकिन हमें पता है कि ये जो सवाल है ये दशमलव में है, तो अगर आप दशमलव लगाओगे ना, देखो अगर आप अब देखो यहाँ पे आपका सवाल गलत होने के चांस कहाँ होते हैं, यहाँ। अगर आप यहाँ पे दशमलव नहीं लगाओगे तो कितना ये बन रहा है, 55,500 रुपए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन दशमलव का था, जिस बच्चे ने ध्यान दिया दशमलव का, तो हमें पता है कि अगर ये संख्या पर दशमलव 2 अंकों से पहले लग रहा है तो उत्तर में भी दशमलव 2 अंकों से पहले लगेगा, मतलब कि यहाँ पर लगेगा। और दशमलव के बाद जो 0 लिखे जाते हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता, तो इसको आप सिर्फ 555 लिख सकते हैं। तो अगर आप दशमलव नहीं लगाते, दशमलव भूल जाते, तो आपका उत्तर आ रहा होता 55,500 रुपए। अगर असल जिंदगी में भी हम दशमलव नहीं लगाते, मान लो ये मेरा सच में घर का काम है, ठीक है, मैं अपने घर में कलर करवा रही हूँ, मैंने मैथ्स की टीचर हूँ, ठीक है, फटाफट से मैथ कैलकुलेट किया, दशमलव भूल गई, तो मैं उसे कितने पैसे दे देती, 55,500। जबकि लगने कितने थे, लग तो सिर्फ 555 रहे थे, तो मैं तो उसे 55,000 पकड़ा देती, है ना। तो इसलिए दशमलव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमेशा देखिएगा आपके प्रश्न में दशमलव है या नहीं, ठीक है। तो बस आ गया हमारा आंसर। ये सवाल भी बहुत आसान था, जिसको पहला सवाल समझ आ गया उसके लिए तो ये बहुत आसान सवाल रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस सवाल में भी क्या हुआ, हमें इन्होंने 5 सतहों के बारे में पूछा था, 4 दीवारों के बारे में और 1 छत के बारे में, ठीक है।
5 सतह के बारे में पूछा, पर हमें तो पता है भाई हम कैसे इग्नोर करें, जब हमारा कमरा है उसमें तो 6 सतह होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी 5 की बात आती है तो हम पहले तो 6 की 6 सतहों का, या तो बात करें पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जिस हिस्से को इग्नोर करने के लिए कहा था कि फर्श को कलर मत कर देना, फर्श को कलर हमने नहीं करवाना है, जिस हिस्से को इग्नोर करने की बात की गई थी उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर से सुनिए, पहले तो पूरे का क्षेत्रफल निकालो, फिर जिसको इग्नोर कर रहे हैं, इस बार हम फर्श को इग्नोर कर रहे थे तो फर्श का भी क्षेत्रफल निकालो, पूरे क्षेत्रफल में से फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, और जितना भी आपका क्षेत्रफल बचता है वो आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा पूरे कमरे का जो क्षेत्रफल था वो 94 मीटर स्क्वायर था, और फर्श का जो था वो 20 मीटर स्क्वायर था। 94 में से 20 माइनस किया तो 74 मीटर स्क्वायर आया। ये हमारा असली क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉस्ट या अपना कुल मूल्य जो है वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही, इस क्वेश्चन में भी किसी को अगर डाउट होगा तो क्लास के एंड में आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको करते हैं, मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप इंपॉर्टेंट ऐसे कर लो, लिख लो ऐसे IMP करके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जरूरी सवाल है। ठीक है, और इसको भी अच्छे से हम सीखेंगे। सवाल में आपको पूछा गया है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखिए, बहुत ही घुमा फिरा के सवाल पूछा गया है, लेकिन पहले बनाएंगे हम अपनी आकृति ताकि हम समझ पाए क्या कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा एक हॉल है जिसका जो फर्श है वो आयत के आकार का है। ठीक है, अगर आपका फर्श आयत के आकार का है तो हम समझ गए हमारा जो हॉल होगा वो पूरा का पूरा आयत से ही बना होगा, है ना। अगर फर्श आयताकार है तो हॉल भी आयताकार होगा, और जो आयताकार से बनता है वो हमारा घनाभ होता है। तो इट मींस ये जो हॉल है ये घनाभ के आकार का है। इसमें हमें इन्होंने ना ही इस हॉल की ऊंचाई दी, ना ही चौड़ाई दी, ना ही लंबाई दी, दिया तो बस एक ही सूचना दी कि इस हॉल का जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसका परिमाप 250 मीटर है। ठीक है, चलो अब फिर से वही सवाल। हमारे घनाभ में बहुत से आयत होते हैं, सबकी जगह अलग अलग होती है। अगर बात फर्श की कर रहे हैं तो फर्श के पास क्या क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है फर्श की लंबाई लंबाई लंबाई, और दूसरी चीज क्या है फर्श के पास, चौड़ाई चौड़ाई। ये है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फर्श है उसके पास एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। तो जो दिया है पहले तो चुपचाप उसी को हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। पहले इन्होंने कहा कि जो आपका फर्श है उस फर्श का जो परिमाप है, फर्श की आकृति है आयताकार, तो आयताकार आयत के आकार का जो फर्श है उस फर्श का परिमाप, ठीक है, कितना है, तो वो है 250 मीटर। अब मुझे बताइए, अगर फर्श आयत के आकार का है और आयत का अगर आपको परिमाप पता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, तो बताइए। लंबाई गुणा चौड़ाई। नहीं, परिमाप। दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये आपके आयत का जो है वो परिमाप होता है। तो अगर आपका फर्श भी आयत है, आयत के आकार का है, तो फर्श के परिमाप का फॉर्मूला भी तो यही होगा। ठीक है, तो ये भी कितने के बराबर आएगा, ये भी 250 मीटर के ही बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने बस जो चीज हिंदी में लिखी थी उसको हमने सूत्र में बदल दिया, फॉर्मूले में बदल दिया, तो क्या होता है, तो वो भी इतने के ही बराबर आता है। जिस जिसको ये चीज समझ आई वो वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को डाउट है वो अभी के अभी मुझसे यहीं पर पूछ लीजिए।
ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर समझा देती हूँ कि हमारा जो फर्श है वो आयत के आकार का है। उस आयत के आकार के फर्श का परिमाप ये कह रहे हैं कि 250 मीटर का है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आयत की बात हो रही है, उसके परिमाप की बात हो रही है, तो क्यों ना मैं इसका यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख दूं। मैथ कर रहे हैं, मैथ में अगर फॉर्मूला लिखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इस आयत के फर्श के परिमाप का फॉर्मूला लिख दिया। अगर परिमाप इसके बराबर है तो फॉर्मूले को हल करेंगे तो भी तो इसी के बराबर आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको प्रूव करने की या हल करने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि परिमाप का बस हमने फॉर्मूला ही तो लिखा है और तो कुछ नहीं किया। तो चलो ये हमने यहाँ से ये निकाल दी पहली चीज कि फर्श का परिमाप 250 है, तो इसका मतलब 2 गुणा L जमा B भी 250 के बराबर होगा। अब ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने इस कमरे की 4 दीवारों को पेंट करवाया। बात आ गई है अब 4 की, 5 की नहीं, 4 की। तो जब 4 की बात आती है तो बताइए कौन सा क्षेत्रफल हम इस्तेमाल करते हैं, कुल क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? मैम 5 पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्या किसी को याद है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? 6 स्क्वायर। बेटा घनाभ, ये वो घन का, अच्छा पर वो भी नहीं होता, चलो घनाभ का पार्श्व एल पृष्ठीय, हाँ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वो बेटा कुल होता है, वो टोटल होता है। पार्श्व मतलब आधा। मैम 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, ठीक है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दीजिए पहले तो। ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा L जमा B 2B H। H। ठीक है, ये होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्यों मैंने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया? क्योंकि 4 दीवारों की बात हो रही थी। जहां जब भी आपके सवाल में 4 दीवारों की बात होगी, उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेंगे, तो आपने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। नोट कर लीजिए, 4 दीवारें मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यूज करेंगे। अगर ये कहते पूरे ही कमरे का क्षेत्रफल निकालो तो हम क्या करते, तब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका इस्तेमाल करते 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते जब ये कहते कि पूरे कमरे का मतलब 6 की 6 सतहों का क्षेत्रफल निकालो, तो हम कहते कि उसके लिए ये फॉर्मूला है। पर जब बात आ गई 4 की, 4 सतहों की, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाता है, उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। और जब बात आ गई 5 की कि 5 ही सतहों का निकालो, तो फिर क्या होता है, पूरे का भी निकालना पड़ता है, जिस सतह को इग्नोर करना है उसका भी निकालना पड़ता है, और आपस में माइनस करते हैं तो 5 सतहों का आपको क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए ये था इसका। अब देखो, अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर बात करें तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालने की हम कोशिश करने लगे, तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने के लिए ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई है, बल्कि उल्टे ऊंचाई तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ ऊंचाई कितनी है। ठीक है, ये चीज तो इन्होंने हमसे पूछ रखी है कि ऊंचाई क्या है वो बताइए, तो लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं दिया था। पर फिर जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा कि ये वाली जो टर्म है यहां से यहां तक, ये मुझे इसके बराबर सी लग रही है। क्या आपको भी लग रही है? यस मैम। यस मैम। और हमने क्या किया है, हमने लिखा है कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये पूरी 250 के बराबर है। जब हम लिखते हैं कि x बराबर है 10, तो x को हटा करके हम उसकी जगह पे 10 10 लिखना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा का पूरा टर्म यहां से यहां तक है वो 250 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू है 250। किस किस को ये समझ आया? वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो अभी के अभी बच्चों पूछ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, मैम एक बार रिपीट कर दो। और फिर रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि इन्होंने हमें कहा है कि 4 दीवारों को पेंट किया, तो जितने पे काम करते हैं उतने का ही क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जहां पर भी 4 शब्द आ जाए, 4 दीवारों की बात हो, तो आप हमेशा घनाभ का और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उस पर लगाएंगे। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये है हमारे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो इसमें हमने देखा कि अगर हम इसको हल करना चाहते, हल करने के लिए एल की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, पर नहीं थी, इसकी वैल्यू तो थी ही नहीं। पर हमने ध्यान से देखा कि ये जो चीज यहाँ पर लिखी गई है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये भी तो वही है जो यहाँ लिखा गया है, वही सेम चीज यहाँ लिखी गई है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर ये पूरी की पूरी चीज 250 के बराबर है तो ये पूरी की पूरी चीज भी तो 250 के ही बराबर होगी। तो मैंने इसको नहीं लिखा, अब इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 250, क्योंकि ये 250 के बराबर है। ठीक है, अभी बताएं, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया 250 और h जो है वो ऐसे का ऐसा अकेला बच रहा था, तो h भी मैंने यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, क्योंकि इसको हम नहीं अलग कर सकते, इसको तो साथ में लिखना पड़ेगा, है ना। तो बस ये हमने क्या किया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी निकाल दे, क्योंकि इतनी ही इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें से हम इतना ही निकाल पाते। अब इन्होंने हमसे आमतौर पे जो क्वेश्चन ये पूछते थे, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछते थे कि आप जो है वो क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो मूल्य भी निकालो। ठीक है, मूल्य कैसा निकालो, तो पूरा कि जितना काम कराया, जितने भी मीटर स्क्वायर पे आपने काम कराया, उसके पैसे बताओ कि कितने पैसे दोगे, वो भी यही कहते थे हमसे निकालने के लिए। पर ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्षेत्रफल तो नहीं दिया है, लेकिन कुल मूल्य, कुल पैसा कितना लगा वो दिया है, जो कि है 15,000 रुपए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं, क्या पता उस फॉर्मूले से कुछ मदद मिल जाए। फॉर्मूला होता था कुल मूल्य बराबर है क्षेत्रफल, जितने क्षेत्रफल पे काम करवाया वो क्षेत्रफल, और उसको हम गुणा करते थे जो भी 1 मीटर स्क्वायर कह लो या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो, जो भी आपको दिया गया है सवाल में, के लिए जो मूल्य लगता था उससे हम इसको गुणा कर देते थे। ठीक है, के लिए जो मूल्य आपको दिया जाता था उससे हम इसको जो है वो गुणा कर देते थे। अब इस सवाल में आपको क्या क्या दिया है, इस सवाल में आपको क्षेत्रफल तो नहीं दिया है एग्जैक्ट, लेकिन हमें पता है क्षेत्रफल हमने ये मान लिया है। ठीक है, क्यों माना, क्योंकि यही हमारे पास आ रहा था, इसके बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो कैसे इसको हम निकालते। ठीक है, तो अभी के लिए जो हमारी दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल हमारी नजर में 250 गुना h है। तो क्षेत्रफल की जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगी 250 गुना h। क्या इन्होंने हमें कुल मूल्य दिया है, क्या इन्होंने हमें उतना पैसा बताया है जितना इनका खर्च हुआ, तो जी हाँ बताया है। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने घर की 4 दीवारों को पेंट किया तो इन्होंने 15,000 दिए। ठीक है, क्षेत्रफल नहीं पता था, इसी को उठा के लिख दिया, क्योंकि ये क्षेत्रफल का ही काम अभी हमारे लिए कर रहा है। और उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो मूल्य है वो भी आपको प्रश्न में दिया होगा, बताइए कितना है, देखो और बताओ। मैम 10। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको कहा था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के लिए 10 रुपए लग रहे हैं तो इतने क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए कुल इतना पैसा लग रहा है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने क्या किया, एक समीकरण बना लिया है, और अब इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। यहां से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा प्रश्न में यही गया है कि इस कमरे की आप हमें ऊंचाई बताइए कि ऊंचाई कितनी है। तो निकालते हैं h की वैल्यू। सबसे पहले मैंने देखा कि 250 और 10 यहाँ पे एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं, तो इनकी गुणा करवा दो, ये आ जाएगा 2500 और गुणा h ऐसे का ऐसा, और 15,000 तो यहाँ पर ऐसे का ऐसा है ही। ठीक है, उसके बाद h को अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, तो h मैंने यहाँ पे छोड़ दिया अकेला। 15,000 आपका आ गया है ऐसे, और इसके नीचे आ जाएगा 2500। क्यों, क्योंकि 2500 यहाँ पर h के साथ गुणा कर रहा था, जब हम h को अकेला छोड़ेंगे 2500 को उठा के बराबर है कि उस पार भेजेंगे, तो ये क्या करेगा, वहां जाकर के ये भाग करेगा। ठीक है, तो भाग कर रहा है तो काट दो, 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से काटेंगे इसको, क्योंकि 25 भी 5 के पहाड़ी में आता है, और 15 और 0 भी आते हैं, तो 5 पंजे 25, 5 3 15, 5 की गुणा 0 से करो तो 0, तो 0 भी कट गया। अब फिर से काट दीजिए इसको, 5 कम 5, 5 के 30, तो हमारे पास जो हाइट है, वो 6 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, h बराबर है 6 मीटर। ये जो आपका सवाल है ये 3 चरणों में पूरा हुआ, 3 स्टेप्स आपको करने पड़े तब ये पूरा हुआ। पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा। सबसे पहला स्टेप तो वही है कि अपने सवाल को अच्छे से पढ़ा करें। आपका सवाल था किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है, अगर
10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, पहले हमने शब्द पकड़ा आयताकार हॉल और उसका फर्श। आयताकार फर्श का परिमाप था 250 मीटर के बराबर, तो हम कहेंगे कि परिमाप का सूत्र तो जी ये होता है, किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसका मतलब अगर हम इस हिंदी के शब्दों को सूत्र में बदल दें तो ये बन जाएगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, और ये भी किसके बराबर रहेगा, तो 250 के बराबर ही रहेगा। फिर हमने प्रश्न से ही शब्द पकड़ा कि यहाँ पे बात जो हो रही है वो पूरे कमरे को कदर नहीं किया, सिर्फ 4 दीवारों की बात की, मतलब 4 ही सतह की बात हो रही है। तो इट मींस इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि 4 की बात जहां पे होगी वहां पे पार्श्व का इस्तेमाल होता है। तो ये हमने अपना फॉर्मूला लिख दिया जो कि है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्यों? क्योंकि हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल में ही ऊंचाई आती है। अगर आप क्षेत्रफल ही नहीं निकालोगे तो ऊंचाई कहां से आएगी। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की, देखा लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं थी, लंबाई चौड़ाई दी होती तो निकाल लेते किसी ना किसी तरह से हाइट। फिर हमने देखा कि सॉल्व करने को कुछ नहीं बच रहा था, तो यहाँ पर जो चीज है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, वही चीज यहाँ पर भी लिखी थी 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो हमने इसकी वैल्यू को इस यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि अगर ये 250 के बराबर है तो ये भी तो 250 के ही बराबर होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 250 लिख दी, गुणा h इसके साथ गुणा कर रहा था तो इसके साथ भी h गुणा करेगा। फिर उसके बाद हम फिर फंस गए कि अब क्या किया जाए। तो हमने देखा कि कुछ पैसे की बात यहाँ पे की गई है, तो जहां पे भी पैसे की बात आती है फटाफट से अपना फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि कुल मूल्य जो होता है वो बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जितना भी मूल्य दिया गया हो। तो वहां से हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें कुल मूल्य पता है, कुल मूल्य है 15,000, क्षेत्रफल एग्जैक्ट नहीं पता, पर जब हमने क्षेत्रफल निकालने की कोशिश की थी तो ये हमारे पास इतना आ रहा था। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया क्षेत्रफल, और 1 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना मूल्य दिया है, तो वो 10 रुपए दिया था आपके सवाल में ही। यहाँ से समीकरण बन गया, और समीकरण को हल करते करते हम अपनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो बस यही था आपके सवाल में। तो अभी इसको भी मिटाते हैं और करते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 जरूरी है, इसको इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है कि एक डिब्बे में पेंट भर के रखा है जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को ही रंग करने के लिए पर्याप्त होगा। तो आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे में जो पेंट है उससे जब आप पेंट करना शुरू करेंगे तो वो सिर्फ इतने क्षेत्रफल को ही जो है वो पेंट कर पाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि अगर इस डिब्बे के पेंट से, ये जो पेंट है जो डिब्बे में भरा हुआ है जो कि इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है, अगर उस पेंट से हम कुछ ईंटों को रंगना चाहे, कुछ अपनी ईंटों का अगर हम कलर करना चाहे, तो बताइए कि इस पेंट से जो कि इतने क्षेत्रफल को रंग सकता है उससे कितनी ईंटों को हम कलर कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे बस आपको ये नहीं बताया है कि पेंट कितना है, आपको ये बताया है कि जो पेंट है वो इतने क्षेत्रफल को कलर करेगा। ठीक है, और आपको ईंट के बारे में भी कुछ नहीं बताया, ईंट के बारे में बस आपको उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताई है। आपने बताना है कि इतने से इस क्षेत्रफल को रंगने वाले पेंट से आप टोटल कितनी ईंटों को कलर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ईंट जो है, एक जो ईंट है उसका क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि अगर ये इतने क्षेत्रफल को कलर कर सकता है, मान लो हमारी एक ईंट का क्षेत्रफल इससे ज्यादा आ गया, तब तो ये एक भी ईंट को कलर नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ईंट है उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ईंट का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप आधी ईंट लो या ईंट का सिर्फ 4 हिस्से कलर करो या ईंट के सिर्फ छत को कलर करो, कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब पूरी की पूरी ईंट को हमने उस पेंट में डुबोना है, कलर करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए जरा। ईंट का क्षेत्रफल 2 निकालेंगे into LB plus BH plus HL. का निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 LB
प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। और एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई होगी, तो जो बिल्कुल दी है हमें, लंबाई इसकी हमें दी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसकी हमें दी है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई हमें दी है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या इन सभी के यूनिट बराबर है, एक जैसे है? यस मैम। पहले तो यही चेक करना होता है कि इनके जो यूनिट है वो एक जैसे है या नहीं, तो जी हाँ इनके यूनिट एक जैसे थे। फिर देखो जब हम ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, है ना, पर जो पेंट करने का क्षेत्रफल है वो तो मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो मतलब इसका और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा उनके यूनिट बराबर नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा जब ईंट का क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके क्षेत्रफल को बदलना भी होगा, ठीक है। करते हैं अभी अपना सवाल को हल। अभी बस सिंपल है, अभी बस आपने ईंट का क्षेत्रफल निकालना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आपने कहा इसको यूज करना है, इसको इस फॉर्मूले को यूज करना है, तो करते हैं 2 गुणा एलबी, एलबी मतलब 22.5 गुणा 10 जमा का निशान, बी एच मतलब 10 गुणा 7.5 और एच एल मतलब ऊंचाई गुणा लंबाई जो कि है 7.5 गुणा 22.5, ठीक है। 2 का 2 ऐसे कैसा रहने दीजिए, 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, और 10 को गुणा करेंगे तो 750 आएगा, सॉरी 750 नहीं 75 आएगा, और 75 में जब 225 की गुणा करेंगे तो कीजिए मेरे साथ साथ, 5 पंच 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10 तो 1 13, 7 पंच 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 दूनी 14 तो 1 15, तो 5 7 7 8 9 10। कुछ गलत आ रहा है क्या, देखिए जरा, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुई है। पंच पंच 25, 5 दूनी 10, 12 13 14, अच्छा हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, ये आएगा 1, तो 7 और 1 8, तो 16875 मेरा ये आ रहा है। आप बताइए आपको कितना आ रहा है? 16875। चलो अब यहाँ पर हमने देखा कि ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस संख्या में एक अंक से पहले दशमलव लगा है, इस संख्या में भी एक अंक से पहले दशमलव लगा है, तो इसका मतलब हमारे उत्तर में जो है वो 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब करते हैं इसको सॉल्व, 2 का 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसको जोड़िए फटाफट से, तो इनके पास दशमलव ही नहीं है, इसके पास दशमलव है, तो इसको लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। जिन अंकों के पास, जिन संख्याओं के पास दशमलव नहीं होता उसको हम अपनी इच्छा का दशमलव देते हैं, तो 225 को मैं अपनी इच्छा का दशमलव दे के इसके बाद 0 लिख सकती हूँ, 75 को भी अपनी इच्छा का दशमलव दे के इसके बाद 0 लिख सकती हूँ। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, ये आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, इसलिए मैं 225 को आगे लिख रही हूँ क्योंकि दशमलव यहाँ पर है और इसके बाद 0 0, सेम वैसे ही इसका दशमलव भी इसके नीचे आना चाहिए, दशमलव से पहले है 75 और यहाँ पर आ जाएगा 0 0, करते हैं जमा, तो 5 7 5 5 10 8 18 और 7 8 9 10 16, 2 और 1 3 1 4 4 4 6 8.75 आया इन सभी को जमा करने पर। और बताइए उसके बाद इनको गुणा करके कितना आएगा? पांच दूनी 10, 7 दूनी 14 तो 1 15, 8 दूनी 16 तो 1 17, 6 दूनी 12 तो 1 13 और 4 दूनी 8 तो 1 9, तो इनको जब गुणा किया तो उत्तर आया 9 3 7 5 0।
दो अंकों से पहले दशमलव लगा है तो यहाँ पर भी 2 अंकों से पहले ही दशमलव लगेगा। तो ये आपके 1 ईंट का क्षेत्रफल आ चुका है, लेकिन किसमें, तो ये आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर जो हमें दिया गया था वो है मीटर स्क्वायर में। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें बहुत से बच्चे गड़बड़ भी कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर मैं आपको उल्टा पूछूं 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बताइए फटाफट से, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, है ना, 1/100, ठीक है, 100/1 नहीं, 1/100, ठीक है, 1/100 मीटर। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। तो इसको सभी नोट डाउन कीजिए कि अगर कभी भी, जैसे मैं बोलूं अगर आपको 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर मैं अगर सवाल बदल दूं, मैं बोलूं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो अगर इसका स्क्वायर हो रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं 100 नहीं होगा। अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी वर्ग करो, तो मतलब 100 का भी वर्ग करो, तो 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। तो ये होंगे आपके किसमें, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। उल्टा कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो 1/10,000 मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली है थोड़ी स्क्वायर स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर की चीजों का भी ध्यान रखना है कि अगर 1 मीटर बोले, कभी अगर आप किसी भुजा को चेंज कर रहे हो तब तो 100 से ही गुणा करना है, पर अगर आप किसी क्षेत्रफल का यूनिट चेंज कर रहे हो, क्षेत्रफल आपको पता है हमेशा स्क्वायर में आता है, इसका अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे, ठीक है, 1/10,000। अभी 2 मिनट है बच्चों, अभी क्लास एंड नहीं हुई है। चलिए तो इसको बदलते हैं हम, क्योंकि हमारा जो टोटल आपको पेंट के बारे में क्षेत्रफल दिया है वो आपका मीटर स्क्वायर में है, तो इसको भी मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। तो 937.50 को मैंने मीटर स्क्वायर में बदलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसको मैं गुणा करूंगी 1/10,000 के साथ। ठीक है, जब इसकी हम गुणा करेंगे 10,000 के साथ, तो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 937.50 और बटा में 10,000, और इसको अभी और सॉल्व करना है। पहले से इसके पास दशमलव यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस दशमलव को अब कैसे करें, यहाँ पर पहले से जो है हमारे पास दशमलव है, और यहाँ पर भी दशमलव ही इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो इसका दशमलव नीचे ले आओ, ठीक है, पहले इसको बिना दशमलव के लिखिए 93750, पहले से ही नीचे जो है वो 10,000 लिखा गया है, और इसके साथ गुणा कर दो, इसको हटा करके जो भी आएगा, तो इसको हटा करके आएगा 100। ठीक है, दशमलव का बन जाता है 1, और 2 अंकों से पहले लगा है तो 2 0 यहाँ पर लग जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया 93750 बटे में 10,000 की 4 0, 2 और गुणा हो गई तो 6 0। अब मुझे बताइए कितने अंकों से पहले दशमलव लगना चाहिए, नीचे 6 0 है, कितनी 0 से पहले आपका जो है वो कितने अंकों से पहले दशमलव लगना चाहिए, मैम 3। देखो नीचे जितनी 0 होती है ना, उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगता है। नीचे 6 0 है तो 6 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, पर जब मैंने अंक गिने तो 1 2 3 4 5 ही अंक है। कैसे मैं इनको 6 बनाऊं, अभी 9 के बाद 0 पॉइंट लगेगा, 9 से पहले। ठीक है, 9 से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो ये 6 अंक बन जाएंगे। गलती से भी बच्चों 0 पीछे मत लगाना, क्योंकि 9 के पीछे 0 लगाओगे 90 बन जाएगा, 9 से पहले 0 लगाओगे 9 ही रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर भी इस संख्या से पहले 0 लगाया। अब ये 6 अंक बन गए, तो अब यहाँ पर आपका जो है वो ये आ गया है उत्तर। 1 ईंट का क्षेत्रफल किसमें, तो मीटर स्क्वायर में। तो चलिए अभी क्लास में यहीं तक रखते हैं, इसके आगे भी एक पार्ट हमने करना है। अभी के लिए क्या क्या वो सीख लो। 1 ईंट का क्षेत्रफल निकाला, जो निकालना बहुत आसान था। उस 1 ईंट के क्षेत्रफल को हमने देखा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो हमने उसको मीटर स्क्वायर में बदला, तो इतना आ गया। ठीक है, बस इतना भी हमने किया, बाकी जो भी इसके आगे के स्टेप्स हैं वो हम करेंगे अपनी अगली
क्लास में। तो चलिए अभी जिन बच्चों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।